फाइनेंस कह लो या फिर पर्सनल फाइनेंस इकलौती ऐसी चीज है जिसके बारे में हमें कभी भी सिखाया नहीं जाता। स्कूल्स और कॉलेज हमारी बेसिक और एडवांस एजुकेशन के लिए बहुत जरूरी है, इसलिए लोग लाखों फूंक कर जमीन घर जायदाद गिरवी रखकर अपने बच्चों की एजुकेशन पर पैसे लगाते हैं और वो बच्चा बाद में जाकर सब कुछ गवा बैठता है। क्यों? क्योंकि उसे सब कुछ तो सिखाया गया कि अच्छी जॉब कैसे पानी है, अच्छा करियर कैसे बनाना है, कौन कौन सी स्किल सीखनी है, पर पैसा कैसे मैनेज करना है ये किसी ने नहीं बताया। और ये तो कुछ भी नहीं, कुछ लोगों के लिए तो आज भी पर्सनल फाइनेंस का मतलब मम्मी है कि सारा पैसा लाके मम्मी को दे दो, मम्मी घर चला लेगी। जैसे पापा के साथ होता था मेरे साथ भी वैसा ही होगा। ना भैया ना, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। इसलिए ऑथर कैरी सीगल अपनी बुक व्हाई डिडंट दे टीच दिस मी इन स्कूल में 99 ऐसे पर्सनल फाइनेंशियल लेसन बताते हैं जिनको अपनी अर्ली लाइफ में सिखाना चाहते थे पर नहीं सिखा पाए। बट फॉर्चुनेटली वो ये लेसन लाखों लोगों तक पहुँचाने में कामयाब रहे और बहुत से यंग लोगों की लाइफ चेंज भी करी। और आप थोड़ा हैरान होंगे ये जानकर कि उन्होंने पहला फाइनेंशियल लेसन क्या दिया। लेसन नंबर 1, चूज द फाइनेंशियली राइट पार्टनर। अब ऐसा इसलिए क्योंकि एक स्टडी के हिसाब से पाया गया है कि इंडिया में मोस्टली कपल्स के बीच झगड़ा होने का कारण उनके फाइनेंस हैं और धीरे धीरे इन्हीं झगड़ों की वजह से रिलेशन खराब हो जाते हैं और डाइवोर्स जैसी सिचुएशन सामने आती है। आप देख सकते हैं यूएसए में 14.5% डाइवोर्स रेट है और रॉन्ग पार्टनर चूज करने की वजह से डाइवोर्स कैसे सिग्निफिकेंटली आपकी वेल्थ पर बड़ा इम्पैक्ट डाल सकते हैं ये हम सब जानते हैं। जेफ बेजोस, इलोन मस्क जैसे बड़े बड़े बिलियनर भी इस चीज का शिकार बन चुके हैं। हाँ, इंडिया में डाइवोर्स केसेस कम है बट टू बी ऑनेस्ट 90% घरों में कलेश आज भी सिर्फ पैसों को लेकर ही हो रहे हैं और जिसका इम्पैक्ट उनकी आने वाली जनरेशन पर पड़ता है। देखो यार, एक बहुत सिंपल सा कोट है, आपका पार्टनर ही आपकी सक्सेस और आपके फेलियर का सबसे बड़ा रीजन होता है, इसलिए चूज द फाइनेंशियली राइट पार्टनर। अब यहाँ मेरा मतलब ये नहीं कि अमीर लड़की या लड़की से शादी करो या किसी बैंक मैनेजर या फाइनेंशियल एनालिसिस से शादी कर लो, बल्कि ऐसा पार्टनर सेलेक्ट करो जो फाइनेंशियली लिटरेट हो, जिसे पता हो कि कब कहाँ कितना पैसा खर्च करना है, कितना पैसा बचाना है, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट किस जगह करनी है, किसी भी बड़े इवेंट या बड़े परचेज के लिए बजटिंग करनी है, कौन कौन से अलग सोर्सेज से पैसा कमाना है। यानी कुल मिलाकर ऐसा पार्टनर जो लॉन्ग टर्म विजन रखता हो। क्योंकि देखो यार, अगर आप अपनी लाइफ में एक सर्टेन एज तक पहुंच चुके हो जहां आपको लगता है कि यार अब सेटल होने का सही टाइम है, तो उस केस में आपको अपने पार्टनर के साथ अनरियलिस्टिक अप्रोच नहीं रखनी। मोस्टली लोग ये गलती करते हैं, रिलेशनशिप के स्टार्टिंग में ऐसे दिखाएंगे कि ये पूरा क्लब ही मेरा है, पार्टीज करेंगे, महंगी महंगी शॉपिंग करवाएंगे, और जब बाद में ये सब चीज नहीं हो पाएगी तो फिर वही झगड़ा चालू। इसलिए अपना लाइफ पार्टनर सेलेक्ट करते समय उसकी फाइनेंशियल अवेयरनेस चेक करना बहुत जरूरी है और अगर वो सारे बॉक्सेस टिक करता है, आपके ही जैसा लॉन्ग टर्म विजन रखता है, तो वो आपके लिए एक सही पार्टनर होगा। लेसन नंबर 2, ऑलवेज लिव विद इन योर मीन्स। अगला लेसन जो ऑथर कैरी सीगल हमें बताते हैं, ऑलवेज लिव विद इन योर मीन्स, यानी जितना आपके पास है उससे कम खर्चा करो और जितना हो सके सेविंग्स पर ध्यान दो। अक्सर हम लोगों के साथ ऐसा होता है कि जब हमारी पहली पहली नौकरी लगती है या हमारे पास नया नया पैसा आता है तो हम उससे बहुत सी ख्वाहिशें बांध लेते हैं कि पहली सैलरी आते ही ये करूंगा, वो खरीदूंगा। अब चलो पहली सैलरी तक तो ठीक है, लेकिन धीरे धीरे ये हमारी आदत बनने लगती है और हमें सोशल मीडिया के थ्रू नई नई चीजों का पता लगता है। फिर हमारा मन करता है कि यार मेरे पास ये भी होना चाहिए, ये वाला फोन, ये वाले कपड़े, ये वाली गाड़ी और न जाने क्या क्या, और इसी चक्कर में हम औकात से ज्यादा खर्च कर बैठते हैं। सैलरी होगी 30,000 की, लेकिन भाई का क्रेडिट कार्ड का बिल आएगा 35,000 का, ईएमआई पे सामान ले लेंगे 50-50, 60-60,000 का, और अगले महीने की पूरी सैलरी ईएमआई भरने में निकल जाती है। जबकि हमें करना क्या था, पहली सैलरी आते ही उसमें से एक पार्ट सेव करना चाहिए था, जरूरत से कम खर्चे करने चाहिए थे। और धीरे धीरे जब हमारी सेविंग्स की हैबिट बन जाती तब हम मन चाही चीजों को बिना लोन के, बिना ईएमआई के खरीद सकते। मोस्टली लोग इसी सबसे बड़ी गलती की वजह से अपनी आदतें खराब कर बैठते हैं और पर्सनल फाइनेंस की वाट लगा बैठते हैं। इसलिए ऑलवेज लिव विद इन योर मीन्स। लेसन नंबर 3, बिल्ड शॉर्ट टर्म गोल्स। अब कम खर्चा करने के बाद आपको अपने लिए शॉर्ट टर्म गोल्स बनाने हैं। ऑथर कहते हैं कभी कभार हमारे साथ ऐसा होता है कि लॉन्ग टर्म विजन और लॉन्ग टर्म गोल्स बड़े अनअचीवेबल से लगते हैं और इसी बीच कुछ ऐसी सिचुएशन, इमरजेंसी और ख्वाहिशें आ जाती हैं जिसकी वजह से हमें वो लॉन्ग टर्म गोल तोड़ना पड़ता है। इसलिए 30-40 साल का एक लॉन्ग टर्म गोल फॉलो करने से चाहे 10-10 या 5-5 साल के शॉर्ट टर्म गोल्स को फॉर्म करो और फिर उसे आगे री इन्वेस्ट करो। जैसे फॉर एग्जांपल आपको अपने बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए एक बड़ा फंड चाहिए, तो पहले एक शॉर्ट टर्म फंड बनाओ जिससे आप जरूरत पड़ने पर निकाल सको। इसलिए सीधा लॉन्ग टर्म ना सोच के शॉर्ट टर्म प्लान्स बिल्ड करो। जैसे कि पहले बेसिक एजुकेशन के लिए फंड्स बनाओ, इमरजेंसी सिचुएशन के लिए फंड्स रेडी रखो। अगर आप नेक्स्ट ईयर कोई ट्रिप प्लान कर रहे हो तो उसके लिए आज से सेविंग करो। इससे होगा ये कि आप जिंदगी जीने के साथ साथ अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए भी काम कर पाओगे। लेसन नंबर 4, डोंट एवर बाय ऑन क्रेडिट। हमारी आज की सोसाइटी में उधार पर और ईएमआई पर सामान लेना हद से ज्यादा आसान हो गया है। बिना एक सेकंड सोचे लोग पे लेटर और ईएमआई ऑप्शन को सिलेक्ट कर देते हैं क्योंकि है ही इतना आसान। शायद इसलिए 32 साल के प्रेम बत्रा को जब अपना मोबाइल फोन अपग्रेड करना था तब उन्हें 25,000 रुपए खर्च करना सही नहीं लगा, लेकिन अगले ही दिन जाकर उन्होंने एक ब्रांड न्यू iPhone 13 खरीद लिया क्योंकि वो 2700 रुपए पर मंथ की ईएमआई पर मिल रहा था। और शायद इसलिए एक न्यू
न्यूली मैरिड कपल बाली के ट्रिप के लिए ट्रेवल कंपनी से मिली नो कॉस्ट EMI वाले लोन पर एंजॉय करने निकल पड़े। अब देखो यार, हम इंडियंस को ना अगर कुछ ऐसी सस्ते या फ्री में मिलता है ना तो हम उसे छोड़ नहीं सकते, उसे अपना जन्म सिद्ध अधिकार मानकर यूज करने लग जाते हैं। और जब सब अवेलेबल है तो एक चीज क्यों खरीदनी, सब कुछ उठा लेते हैं EMI पे। और बाद में जब ये क्रेडिट कार्ड कंपनीज आपके पीछे पड़ते हैं, पेनल्टी पे पेनल्टी लगाते हैं, तब यही मजा सजा लगने लगती है। और भगवान ना करे इस EMI के बीच में कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ गई तो भैया हो गया कल्याण। यानी इन शॉर्ट फ्री कुछ भी नहीं है भैया, जितना लिया है उतना वापस करना पड़ेगा, वरना आपके क्रेडिट स्कोर और आपकी पर्सनल लाइफ की दोनों की वाट लगा सकता है ये क्रेडिट। इसलिए नो क्रेडिट पॉलिसी अपनाओ। लेसन नंबर 5, इन्वेस्ट 50% ऑफ योर सैलरी इंक्रीज। नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट लेसन जो ऑथर केरी हमें बताते हैं कि हमें हमेशा अपनी इंक्रीज सैलरी का 50% इन्वेस्ट कर देना चाहिए। अब देखो, इससे दो फायदे होंगे। सबसे पहला, जब लोगों की सैलरी रेज होती है तो उन्हें लगता है कि उन्होंने दुनिया जीत ली है और इस टॉप ऑफ द वर्ल्ड वाली फीलिंग के चक्कर में वो हद से ज्यादा खर्च कर बैठते हैं, नए नए शौक, नए नए एडिक्शन पाल लेते हैं, जिससे उनकी वेल्थ और उनकी हेल्थ दोनों खराब होती है। लेकिन सोचो, अगर वो सैलरी रेज आपके पास कभी पहुंचे ही ना तो आप फ्रूगल स्पेंडिंग करोगे, एक टाइट बजट लेके चलोगे, आलतू फालतू की चीजों पे खर्चा नहीं करोगे, एंड प्लस में वो 50% जिसे आप इन्वेस्ट किया है वो आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी में 4 चांद लगा देगी। यानी एक तो आदत सुधर गई और दूसरा रिटायरमेंट प्लानिंग भी हो गई। फॉर एग्जाम्पल, आपकी सैलरी 30,000 है और आप मान के चलते हो कि 20% रेज आपको मिल रहा है, जो कि थोड़ा मुश्किल है बट कैलकुलेशन के लिए मान लेते हैं। नेक्स्ट ईयर आपकी पर मंथ सैलरी 36,000 हो जाएगी। तो देखो, उस 30,000 की सैलरी में आप महीने का 3,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे थे, और अब जो आपको करना है कि जो 6,000 की सैलरी आपको मिली है उसका 50% यानी कि 3,000 रुपए अब एक्स्ट्रा इन्वेस्ट करना है। यानी अब आपको 6,000 रुपए पर मंथ इन्वेस्ट करना है। अब इससे होगा ये कि आप अपनी अनरियलिस्टिक थिंकिंग का शिकार नहीं बन पाओगे, क्योंकि अब आपके पास 6,000 रुपए नहीं, सिर्फ 3,000 रुपए एक्स्ट्रा बचे हैं। उसको आप सोच समझकर खर्च करोगे, लाइफ बेटर बनाने में ध्यान दोगे। और जहां तक रही इन्वेस्टमेंट की बात, जो 3,000 से 6,000 हुई, उसे अगर आप किसी इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करोगे जो एनुअली 12 से 13% तक का एनुअल XIRR ऑफर करता है, तो आप देख ही सकते हो 10 सालों में आपकी वेल्थ 31,77,502 रुपए हो जाएगी। अब यहाँ मैं 20% स्टेप अप SIP इसलिए अज्यूम किया है क्योंकि हो सकता है कि अगर फ्यूचर में आपकी सैलरी ऊपर नीचे हुई तो ये सिग्निफिकेंट रहेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। यूजुअली आप जानते हैं बेटर एक्सपीरियंस के साथ बेटर पे भी मिलता है, तो 20% स्टेप अप एक बेटर अज्यूम अमाउंट है। और 10 साल के बाद अगर आपने यही पैटर्न फॉलो रखा तो आप देख ही सकते हो 25 साल बाद आपकी वेल्थ 8,73,59,000 रुपए हो जाएगी। सो स्टार्ट इन्वेस्टिंग नाउ। और हाँ दोस्तों, इन्वेस्टिंग करने के लिए आपके पास एक डीमेट अकाउंट जरूर होना चाहिए। तो फ्री में डीमेट अकाउंट ओपन करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में मिल जाएगा। आप आज ही जाके वहां से अपना डीमेट अकाउंट ओपन जरूर करें। अब आता है लेसन नंबर 6, फॉलो DTA मेथड ऑफ बजटिंग। वी आर इन्वेस्ट और सेव तो तब करेंगे ना जब कुछ पैसा बचाएंगे ही। यही क्वेश्चन आ रहा होगा ना दिमाग में। ऐसा इसलिए क्योंकि आपका कोई बजट का प्लान ही नहीं है। इसलिए ऑथर बजटिंग के लिए एक सिंपल DTA मेथड सजेस्ट करते हैं, यानी डेवलप, ट्रैक और एनालाइज। डेवलप बजट का मतलब है आपको अपने बजट को कहीं पर लिख कर रख लेना चाहिए, जैसे कि डायरी, एक्सेल शीट या मोबाइल एप्लीकेशन पर। उसमें आपको लिखना है कि आपकी मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम क्या क्या है, जैसे सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट, डिविडेंड, इन सब से आपकी कितनी इनकम हो रही है। फिर उस शीट में दूसरी तरफ आपको अपने एक्सपेंसेस जैसे कि हाउस रेंट, मॉर्गेज, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ग्रोसरीज, रेस्टोरेंट, केबल, इंटरनेट जैसे एक्सपेंसेस को ट्रैक करना है। और फाइनली बजट को एनालाइज करते समय आपको ये ध्यान रखना है कि आप कैसे अपनी इनकम को इंक्रीज या एक्सपेंसेस को डिक्रीज करके अपनी सेविंग्स को बढ़ा सकते हो। जैसे मिस्टर लांबा को ही देख लो, इनकी मंथली इनकम थी 50,000 रुपए और सारे खर्चों को मिलाने के बाद इनका एक्सपेंसेस होता है 30 से 32,000 रुपए के बीच। यानी हर महीने ये सिर्फ 18,000 रुपए तक ही सेव कर पा रहे थे। अब एनालाइज करते समय इनको ये सोचना है कि ये कैसे अपनी सेविंग्स को बढ़ाकर 18 से 23 या 25,000 रुपए कर सकते हैं। और साथ ये भी देख सकते हैं कि आपका सबसे फिजूल खर्चा कहाँ हो रहा है। उन खर्चों को अगले महीने से एलिमिनेट कर सकते हो। जैसे लामा जी ने एक्स्ट्रा खर्चा जो OTT के सब्सक्रिप्शन पर था, महीने का 2,500 रुपए, उसे उन्होंने बंद कर दिया। इसलिए उन्होंने इस OTT वाले खर्चे को एलिमिनेट किया और बेटर सेविंग्स कर पाए। तो आप भी फॉलो करो DTA मेथड। लेसन नंबर 7, वर्क ऑन योर नेटवर्थ, द एसेट्स। देखो यार, हम सभी लेसन्स और बुक में लिखे उन 99 लेसन्स को अगर समराइज किया जाए तो मतलब सिर्फ एक ही निकल के आता है कि बिल्ड योर नेटवर्थ। हम में से आधे से ज्यादा लोगों को इस वर्ड का सही मतलब ही नहीं पता। देखो, इस दुनिया में हर वो इंसान जो रिच है, जिसने लाइफ में पैसा कमा के और उसे काम पर लगाया है, उन पैसों से अपने लिए एक सिग्निफिकेंट वेल्थ बिल्डिंग करी है। यानी उन्होंने पैसा कमाकर एसेट बिल्ड किए हैं। ऐसा एसेट जो उन्हें एक अच्छी लाइफ जीने में मदद करता है और बिना किसी टेंशन के उनके लिए कैश जनरेट करके रखता है। और इन्हीं एसेट्स में जब हम लायबिलिटी माइनस करते हैं तो निकल के आता है हमारी एक्चुअल नेटवर्थ। अब एसेट में बहुत सी चीजें हो सकती हैं, जैसे आपकी इन्वेस्टमेंट, आपका कोई बिजनेस, रियल एस्टेट प्रॉपर्टी, कोई शॉप, कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जैसे यूट्यूब, जो आपको एक कंटिन्यूस सोर्स ऑफ इनकम बनाकर दे, भले ही आप काम करो या फिर नहीं। यानी ऐसी चीज जो हमारी जेब में पैसा डालती है। वहीं दूसरी तरफ आती है लायबिलिटी, जो हमारी जेब से पैसा निकालती है, जैसे कि बाइंग ए कार, कॉस्टली फोन, क्रेडिट कार्ड की EMI, दोस्तों रिश्तेदारों का उधार, ये सब आता है
लायबिलिटीज में। अब आप खुद जज करो कि आपकी नेटवर्थ क्या है। वेल आपको एक सीक्रेट बताऊं, आप में से मोस्टली लोगों का वो एसेट वाला कॉलम ना खाली पड़ा है, एक भी एसेट नहीं है, लेकिन लायबिलिटीज में सारे बॉक्सेस टिक हैं। देखो यार, लंबी रेस का घोड़ा बनना है तो करियर की शुरुआत से पहले दिन से इन सभी चीजों के बारे में सोचना स्टार्ट करो, नहीं तो बुरी आदतों का क्या है ना, बड़ी जल्दी लग जाती है और तब तक लगी रहती है जब तक आपकी जेब पूरी तरह खाली ना हो जाए। इसलिए एटलास ऑथर यही समझाते हैं कि मार्केट में कौन सा नया फोन आया है, कौन सी गाड़ी आई है, कौन सा ब्रांड आया है, इन सवालों को पूछने से अच्छा है ये पूछो कि कोई नई एसेट अपॉर्चुनिटी आई है, कौन सी नई स्किल आई है जिसे सीखकर मैं पैसिव इनकम बिल्ड कर सकता हूँ। बस एक बार सवाल चेंज करके देखो और अपनी सोच में लर्निंग को हमेशा ध्यान रखो, देखना जिंदगी बदलते देर नहीं लगेगी। तो दोस्तों, आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और ज्यादा से लोगों तक शेयर भी करें। इसी तरह के वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।